हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस पर बात। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एंड नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो क्लास है आपकी डेली बेसिस पर कराई जा रही है शाम को 7 बजे, बिहार STT इंग्लिश स्पेशल क्लास। मेरा नाम है दीप्ति राजपूत और मैं आपको यहाँ पेपर 1 की तैयारी कराने के लिए आई हूँ। जैसा कि पिछली बार जो शानदार रिजल्ट रहा, बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिजल्ट रहा, बहुत शानदार रिजल्ट रहा। इस बार भी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट इसी आपके फेवर में आए, आप पास होके जाए, ऐसी उम्मीद के साथ आपको यहाँ जुड़ना है, आपको सीख के जाए, इस उम्मीद के साथ आपको यहाँ मेरे साथ जुड़ना है। आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय यहाँ देते हैं, आप मेरे साथ एक उम्मीद के साथ जुड़ें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये है अडा 24/7 का ऐप। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ये आपको बता दूं कि ये जो है अडा 24/7 का ऑफिशियल ऐप है। इस पर हमारी क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस सभी एप्लीकेशन पर होती हैं। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में पिन की गई है लिंक, वहाँ पर मेरा नेम भी लिखा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विज, PDF, मैगजीन्स, ये सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। ये है बिहार अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल। साइड में बना होगा बेल आइकन, बेल आइकन पर प्रेस करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप इतने मैच्योर हैं कि आप टाइम से डेली शाम को 7 बजे जुड़ें, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे में डेली आपको यहाँ पर शाम को 7 बजे आपके साथ मेरी मुलाकात यहाँ पे डेली होती है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ट्राई टू गिव द आंसर। A close fisted person. Good evening everyone, राधे राधे। A close fisted person, पिछली बार जो पढ़ाया गया था उसमें से तमाम इडियम्स idioms एज इट इज आए थे एंड आई विल ट्राई कि आपको इस बार भी ऐसा पढ़ाया जाए कि कंटेंट आपको ऐसा लगे कि यस, ये तो हमने पढ़ रखा है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग आपको यहाँ पे बनाना है। और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ओके। चलिए, अच्छा, आपका कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा जरूर होता होगा जो पार्टी जाने के लिए तो तैयार होता होगा लेकिन पैसे के मामले में पीछे रहता होगा। और एक ऐसा होता है कि अरे यार छोड़ना, मैं पे करता हूँ, है ना। तो एक ऐसा होता है ना कि तो एक अगला पे करने जा रहा, फिर कहते चल छोड़, मैं पे कर देता हूँ। तो वो तो है एक तरीके से दिल खोल के खर्च करने वाला होता है। एक वो जिसके पास पैसा है और वो हाँ ही नहीं कर रहा किसी भी प्रकार से, मतलब एक प्रकार से कंजूस व्यक्ति जो होता है उसको हम क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? कंजूस व्यक्ति। अब आपको जवाब मिल चुका है, यू कैन गिव द आंसर इजीली। जब हमें मीनिंग पता होता है, इडियम के विशेष अर्थ बताने होते हैं। और एक चीज और, एग्जाम में आपके में इडियम्स आया था और आएगा, है ना। एक्टिव पैसिव आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए थे एंड नॉन फाइनाइट्स आए थे। तो इन सभी पर हम धीरे धीरे काम करेंगे डेली। तो चलिए देखते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग क्या होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग क्या होता है? अ माइजर, है ना, एक कंजूस व्यक्ति। क्लियर है? एक कंजूस व्यक्ति, क्लियर है। चलो, इसका जो आंसर यहाँ पे दे दिया ना, ये गलत आ रहा है। किसी ने, हो सकता है आंसर शीट में गलत दिया हो। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति, तो एलिमिनेट। क्लोज फ्रेंड, एलिमिनेट। अ कावर्डली पर्सन का मतलब होता है कायर व्यक्ति। आंसर क्या होगा? कंजूस। ओके, नेक्स्ट। अ चिप ऑन योर सोल्जर, ये एक मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। अ चिप ऑन योर सोल्जर, ये एक मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। What is the meaning of a chip on your shoulder? एग्जाम में आता है, फटाफट से बनाएं, क्या बनेगा इसका सही आंसर?
फटाफट से बताएं क्या बनेगा इसका सही आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं सभी। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं? बनाओ। अ चिप ऑन योर सोल्जर इज नोन एज। देखो, अ चिप ऑन योर सोल्जर का मतलब क्या होता है? अ चिप ऑन योर सोल्जर का मतलब होता है कि आप किसी से क्या है, एक प्रकार से गुस्सा है, आपके मन में क्या है, मन में गुस्सा है। दो प्रकार से होता है गुस्सा। एक गुस्सा होता है कि आप सामने वाले पे डायरेक्ट कर रहे हो, गुस्सा निकाल रहे हो। एक होता है कि मन में चल रहा है पहले से। सपोज ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों की किसी बात पर बहस हो गई और खूब बहस हो गई। वापस से ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों ए और बी दोनों दोस्त हैं, बहस हो गई, खूब सारी बात हो गई। कुछ टाइम बाद ये वापस से दोस्त इसके पास आता, फिर दोबारा से वही बात करने लगता है। तो इसके मन में तो पहले से गुस्सा थी, और ज्यादा गुस्सा आ गई। यानी कि जिसके बारे में पहले से बातचीत हो चुकी है, उसी चीज को लेकर अभी भी मन में क्या है, इसके मन में गुस्सा है। तो वो ये चिप को लेकर घूम रहा है अभी भी। तो इसका मतलब होता है पुरानी चीजों को या पुराने जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, उनको लेकर दिमाग में घूमना। तो यू आर इल, आप बीमार हो, इनकरेक्ट सेंस हो गया। योर सोल्जर इज इंजर्ड, आपका जो सोल्जर है वो घायल है, गलत हो जाएगा। देयर इज बर्डन ऑन योर सोल्जर, आपके कंधे पर वजन है, गलत हो जाएगा। यू आर होल्डिंग अ ग्रज, ग्रज का मतलब होता है मन में मन मुटाव लेके चलना, किसी के प्रति मन मुटाव होना, मन में बहुत सारी बातें होना कि यार मुझे नहीं बात करनी इससे, ये बड़ा बेकार व्यक्ति है। मन ही मन आपके अंदर किसी पर्सन को लेकर घृणा जैसी भावना होना या मन मुटाव होने को हम क्या कहते हैं? अ चिप ऑन योर सोल्जर। ठीक, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम में तमाम सारे अलग अलग एग्जाम्स में कई बार आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। A bolt from the blue, a bolt from the blue, आपको इसका मीनिंग बताना है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, डेली क्लास 7 बजे होती है, 7 बजे यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है, यहाँ जुड़े। बाकी पेड बैच 2 जनवरी से आ रहा है, आप मेरे कूपन कोड को यूज करके भी पेड बैच का फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। अब देखो, समझने का प्रयास करते हैं क्या हो सकता है। जितने भी इडियम फ्रेजेस होते हैं, इनका हमेशा स्पेसिफिक मीनिंग होता है, हमेशा स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्पेसिफिक मीनिंग का मतलब होता है विशेष अर्थ, हमेशा एक विशेष अर्थ होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वैसे एक चीज आपको मैं बताती हूँ, इडियम में जनरली क्या होता है, ब्लू के 2 अर्थ लिए जाते हैं, या तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, या इसका जो अर्थ होता है दुख से होता है। तो इस इडियम में इसका जो अर्थ है दुख से है ना, दुख से इसका अर्थ है। जैसे स्ट्रक बाय थंडर, थंडर के द्वारा यानी कि बिजली के द्वारा कुछ होना। अ पीस ऑफ बैड लक, नो। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, नो। आंसर होगा इसका अ कंप्लीट सरप्राइज, एक तरीके से अचानक से दुखद घटना हो जाना, वो बेहद दुखद घटना। अचानक से पहाड़ टूट पड़ने जैसा, दुख का पहाड़ टूट पड़ने जैसा, किसी की मृत्यु हो जाने जैसा। अ कंप्लीट सरप्राइज। बट ये हमेशा कैसे सेंस में होता है, दुखद सेंस में होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट,
अ डार्क हॉर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी आया था, आई थिंक सो, प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट डे बोला था कि ऐसे स्टूडेंट जो मेरे साथ यहाँ यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, वो सारे के सारे अभ्यर्थी एक काम करेंगे कि आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को या पर्टिकुलर वोकैब को या पर्टिकुलर सेंटेंस को आप मेंटेन करके चलो, या उसके रूल को एटलीस्ट जब एग्जाम टाइम आए सो दैट यू कैन रिवाइज इट। और ये आपको बीपीएससी में भी काम देगा। जब आपका बीपीएससी डीजीटी आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम देंगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। अ डार्क हॉर्स, एक ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए क्या यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए अ डार्क हॉर्स? बन गया। चलो, इससे संबंधित और भी कई सारे मुहावरे हैं, जैसे कि ग्रीन हॉर्स भी होता है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले हम डार्क हॉर्स पे चर्चा कर लेते हैं। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिंदी में छुपा रुस्तम। क्या होता है इसका हिंदी में मतलब? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई आशा ही नहीं है और वो जीत जाए। अनएक्सपेक्टेड विनर, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और वो जीत गया। सपोज पढ़ने में बिल्कुल अजीब सा लगता था कि ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन उसने टॉप कर दिया। एन अनएक्सपेक्टेड विनर को हम क्या कहते हैं? अ डार्क हॉर्स कहते हैं। तो हमें इडियम्स के मीनिंग याद होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको यही लाइन ऑप्शन में मिले, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा उसका मीनिंग उससे मिलता जुलता आपको ऑप्शन में दे दे। जैसे अ वाइल्ड एनिमल एलिमिनेट, अ ब्लैक हॉर्स एलिमिनेट, एंड अ फ्रंट रनर एलिमिनेट। इट शुड बी एन अननोन एंट्री, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। तो राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे क्या? सी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ग्रीन हॉर्स की। तो ग्रीन हॉर्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्स का मतलब होता है नौसिखिया। क्या मतलब होता है ग्रीन हॉर्स का? नौसिखिया। नौसिखिया से मतलब है जो नया नया है, जो नया नया है। नया नया से मतलब है जो फ्रेशर है, जो नोवाइस, इसको हम कहेंगे जो फ्रेशर है, नोवाइस, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड हम इसको कहते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको ग्रीन हॉर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, ऐसी चीजें जिनको आसानी से तोड़ा जा सके। ऐसी चीजें जिनको आसानी से तोड़ा जा सके उनको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजें जिनको आसानी से तोड़ा जा सके उनको हम क्या कहते हैं? द थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और जाते हैं। ठीक है, तो जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, द थिंग। अमोर्फस का मतलब क्या होता है? जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जैसे पानी। ब्रिटल का मतलब होता है क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो आंसर हमें मिल गया है। आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डज नॉट गेट अलोंग विद हिज सिस्टर इन लॉज। आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। She does not get along with her sister-in-laws. ग्रामेटिकल एरर्स भी आपको आना चाहिए।
चलो देखें, जानने का प्रयास करते हैं। शी डज नॉट गेट अलॉन्ग विद, तो देखो डज नॉट के साथ B1 फॉर्म आता है, तो यहां तक तो सही है। सी सिंगुलर है तो ये भी ठीक है। अलॉन्ग विद दिया हुआ है, अलॉन्ग विद, शी डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हैज सिस्टर इन लॉज, तो ये तो हैज गलत दिया हुआ है ना। सिस्टर इन लॉज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है सिस्टर इन लॉ जो है एक कंपाउंड नाउन है, और इसका जो प्लुरल बनाया जाएगा ओरिजिनल वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। तो सिस्टर यहाँ पे एक ओरिजिनल वर्ड है, तो सिस्टर में हम क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। सो सी पार्ट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। हैज के प्लेस पे क्या आएगा, हर, ओके, वो मे बी टाइपो एरर था। ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में, टीचिंग्स एग्जाम में नहीं आया बट अदर एग्जाम्स में कई बार आया है, तो इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी, दोनों ही एस्पेक्ट में, बट एक्सपेक्टेड में इसको रख सकते हैं। He was asked to put his sign in the application. तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार STT की, मैं उन सबको बता दूं मेरी क्लास डेली आपको YouTube पर इसी समय मिलेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 7 बजे 7 PM आप डेली YouTube पर जुड़ेंगे। पेड बैच आएगा, पेड बैच आपका आएगा 2 जनवरी से, जिसकी टाइमिंग है 4 PM टू 6 PM। 2 घंटे की क्लास होगी हमारी पेड बैच की, 4 PM टू 6 PM। तो ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। अब ध्यान देते हैं, उससे कहा गया था कि वो हस्ताक्षर कर दे एप्लीकेशन में। अब ध्यान से समझते हैं कि क्या होना चाहिए आंसर। तो देखो यहाँ पे दिया है साइन, ध्यान देना 2 शब्द होते हैं, एक साइन होता है और एक शब्द होता है सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है चिन्ह, साइन का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, और सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। अब आप अपने मन में सोच रहे होगे मैम साइन भी तो होता है, तो वो शॉर्ट में लिखा जाता है, और जब कोई चीज़ शॉर्ट में लिखी जाती है तो फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। तो साइन शुड बी रिप्लेस बाय सिग्नेचर, साइन को हमें सिग्नेचर से रिप्लेस करना होगा। ये साइन यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिग्नेचर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में, टीचिंग एग्जाम्स में ही अक्सर आता रहा है वर्ड, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में काउंट होगा। चलिए फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अ बुल इन अ चाइना शॉप, सुना तो होगा, शायद नहीं सुना होगा तो मैं आपको यही याद करा दूंगी। बन गया सभी का आंसर। अब बोले ना चाइना शॉप, तो पहले इसका देखते हैं मीनिंग क्या बनेगा। अ पर्सन हु बिकम्स टू एक्साइटेड वेयर नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है, वेयर नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, चाहे एक्साइटमेंट की कोई हद ही नहीं है। हाँ, अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लमसी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। सी अ पर्सन हु इज वेरी अगली बट लव्स द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कुरूप है और
एंड लव्स द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन की जो सुंदर चीज़ें हैं उनको पसंद करता है। अ पर्सन हु टेक्स सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, एलिमिनेट एलिमिनेट। देखो बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक तरीके से जो बड़ा केयरलेस है। A person who is rough and clumsy, where skill and care are required, जहां पर हमें जरूरत है स्किल और केयर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आपको बताना है सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आपको बताना है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। तो चलिए चेक करते हैं। वैसे तो पता भी होगा, ध्यान देना जब भी कभी पुअर को आप दा के साथ कनेक्ट करते हो, द पुअर, पुअर का जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और ये क्या है आपका एक डिटरमाइनर है। बट जब हम पुअर के साथ दा लगाते हैं, जब हम पुअर के साथ दा लगाते हैं तो ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे गरीब नहीं, इसका अर्थ क्या होगा, गरीब लोग, पूरी जाति को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो वर्ड है ये पहले से ही कैसा बना हुआ है, प्लुरल बना हुआ है, क्योंकि कह रहा है गरीब लोग, तो ये प्लुरल बन गया है। और जब आप इसमें एस लगाओगे तो कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। लास्ट टाइम एग्जाम में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा पीजीटी में पूछे गए थे, टीजीटी में नहीं इतने पूछे गए थे जितने पीजीटी में पूछे गए थे। तो हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। तो पुअर में हम एस नहीं लगाएंगे। और आर्म्स का मतलब क्या होता है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, और इसकी स्पेलिंग यही होती है। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर रहते हैं। दिखने में प्लुरल से अर्थ है कि एस और ईएस उनके अंत में लगा होगा। जैसे आर्म के अंत में एस लगा है तो दिखने में ऐसा लग रहा है ये प्लुरल है, लेकिन अर्थ में कैसा है, सिंगुलर है। तो इसी वजह से इसके साथ वर्ब कैसा आया है, प्लुरल आया है। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ठीक, समझ में आ गया। तो सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बन गया, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नाउन से इस प्रकार से आते हैं कि या तो वो आपको वर्ड रिप्लेस करके दे देते हैं या कहीं ना कहीं सिंगुलर प्लुरल में गड़बड़ करके देते हैं। तो जैसे यहाँ पे टेक्स पेन लिखा है तो आपको लगेगा ये तो सही है, लेकिन टेक्स पेन्स एक क्या होता है, एक फ्रेज होता है। टेक्स पेन्स एक फ्रेज होता है। तो यहाँ पर हमें जो नीड है इस फ्रेज की नीड है, ना कि पेन की। तो पेन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, पेन्स से रिप्लेस करेंगे। पेन का जनरली अर्थ क्या होता है, दर्द होता है, बट टेक्स पेन्स मिलके एक अलग अर्थ देता है। तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, तो बी पार्ट में क्या बन जाता है, ग्रामेटिकल एरर बन जाता है। ठीक है, बी पार्ट में क्या बन जाता है, ग्रामेटिकल एरर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिरा लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करनी है। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस का अर्थ आपको समझना होता है और उसके आधार पर इनमें से एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना होता है। सो चूज इट।
बन गया। नादिरा लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन, ये कह रहा है क्या, ग्रेजुएशन करने के बाद नादिरा को जॉब ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ी, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले वर्ड है हमारे पास FEIGN। अच्छा, एफ और क्या होता है, फिन, और एफ और ई क्या होता है, फेक। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, फिन का मतलब होता है एक तरीके से बहाने बनाना, बहाने बनाना, या आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब भी क्या होता है, बहाने बनाना। कभी आपने बचपन में पेट दर्द का बहाना बनाया हो, तो फिन का मतलब होता है बहाने बनाना। तो नादिरा फिंड लिटिल डिफिकल्टी कहना गलत हो जाएगा। सेंटेंस के संदर्भ के अनुसार हमें जो लग रहा है वो क्या लग रहा है कि इसने इन चीजों का सामना किया। मैनेज का मतलब होता है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। तो नादिरा मैनेज्ड लिटिल डिफिकल्टी, प्रबंध की उसने थोड़ी सी परेशानियों का, तो सेंस गलत हो जाएगा। सफर का मतलब क्या होता है, झेलना। ये लेकिन जो यूज किया जाता है ये बीमारी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इट कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। नादिरा फेस्ड लिटिल डिफिकल्टी, इसने थोड़ी सी परेशानियों का क्या किया, सामना किया, इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्लिप्ड द ट्रेन, वह ट्रेन से फिसल गया था। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, प्रेपोजिशन हमें आनी चाहिए। बनाओ क्या बनेगा सही आंसर, ही स्लिप्ड द ट्रेन, वह ट्रेन से फिसल गया था, वह ट्रेन से फिसल गया था। तो जितने भी स्टूडेंट अभी हमारी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग डेली 7 बजे सेशन में जुड़े। ये क्लास एग्ज़ाम तक चलेगी और पेड बैच आपका 2 तारीख से आ रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से बैच को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, और ये क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलो, तो ही स्लिप ऑफ कहना गलत होगा, स्लिप फ्रॉम कहना बिल्कुल सही है, स्लिप ऑफ, स्लिप थ्रू। स्लिप फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से क्या हो गया था, स्लिप हो गया था, तो से का सेंस है ना, आंसर होगा बी। हाउ डिड दीज थिंग्स कम, हाउ डिड दीज थिंग्स कम, यहां पर आपको फ्रेजल वर्ब कनेक्ट करनी है। कम अबाउट, कम इनटू, कम एट या कम डाउन, बताओ क्या यहां पर फ्रेजल वर्ब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बन गया, हाउ डिड दीज थिंग्स कम, तो ध्यान देना ये चीजें कैसे हो गई, ये सेंस दे रहा है, ये चीजें कैसे घटित हो गई, कैसे ये सब हुआ। तो हाउ डिड दीज थिंग्स कम, अब हमें देखना है कि कम के साथ क्या लगाएं कि इसका मीनिंग सही हो जाए, है ना। तो कम अबाउट का मतलब क्या होता है, कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, टू हैपन का मतलब होता है घटित होना। तो ये सब चीजें कैसे घटित हो गई, आंसर क्या बनेगा, हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट। ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब कम एट क्या होता है, कम इन क्या होता है, कम इनटू क्या होता है, कम डाउन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेजल वर्ब, द क्रिकेट वॉज लेजी, द आंट वॉज बिजी।
द क्रिकेट वॉज लेजी, क्रिकेट जो है, द क्रिकेट वॉज लेजी, द आंट वॉज बिजी। सबसे पहले यहां से सो को एलिमिनेट करेंगे, यट को एलिमिनेट करेंगे। द क्रिकेट वॉज लेजी एंड द आंट वॉज बिजी, क्रिकेट लेजी था और आंट व्यस्त थी। द क्रिकेट वॉज लेजी बट द आंट वॉज बिजी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन को तो यहाँ से हटा ही देते हैं। आंसर बस इन दोनों को सिर्फ कनेक्ट किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आपको दिया गया है PQRS की फॉर्म में दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना है। आप ऑप्शन की सहायता से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आप ऐसे अरेंज कर पाए तो ऐसे करिए। इनको आपस में जोड़ के मीनिंगफुल पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन से कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे QSSS लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से थोड़ी सी, जैसे PQ, जैसे मान लो आपने डायरेक्ट यहाँ से सोचना शुरू किया, तो आप सोचोगे यार कहाँ से इसको कनेक्ट करूँ, P से कनेक्ट करूँ, Q से कनेक्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा। तो ऑप्शन से हमें हेल्प मिल जाती है, जैसे यहाँ Q दिया है, S दिया है, यानी कि Q और S में से ही कोई ओपनिंग सेंटेंस होगा, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। सो लेट्स ट्राई। जैसे मैं आपको करके थोड़ा समझा देती हूँ, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा आप ट्राई भी कर सकते हो, हालांकि मैं भी समझा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे Q दिया है, यहाँ S है, यहाँ S है, यहाँ S है ना, तो अब हमें पता है या तो ये जो बनेगा Q से शुरू होगा या S से शुरू होगा। तो लेट्स ट्राई कि Q से होगा या S से होगा। मैं इन 2 पॉइंट पर ही फोकस करना है। Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है, बट देयर इज ओनली एवर वन थिंग विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हमें इजीली मिल गया कि बट कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है, कंजैक्शन भी होता है, तो ये कनेक्ट करता है चीज़ों को। तो इसका मतलब इससे पहले कहीं इसके बारे में बात हुई होगी तभी तो ये कनेक्ट करेगा, बट तो ये इनिशियल पॉइंट पे हम इसको नहीं रख सकते, तो Q को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, Q को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। अब हमारे पास बचता है केवल S। तो इन तीनों में S आ रहा है, लेकिन एक चीज़ फिर से हमारे पास कॉमन आ रही है, विच इज़ QQR। तो या तो S के बाद Q अरेंज होगा या S के बाद R अरेंज होगा। तो लेट्स से कि Q अरेंज होगा या R अरेंज होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो अब हमें चाहिए थोड़ा सा Q, हमें Q चाहिए। देखो, अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपेंड व्हिच डिडंट हैपन। अ लाई व्हेन यू से समथिंग, एक झूठ जब आप बोलते हो, समथिंग हैपेंड, कुछ होने के बाद, व्हिच डिडंट हैपन, जो हुआ ही नहीं। मतलब झूठ क्या होता है? झूठ आप वो चीज़ है जो हुई ही नहीं। झूठ का मतलब क्या है? वो चीज़ जो कभी हुई ही नहीं, उसको हम झूठ कहते हैं। अब हमें देखना है कि Q आएगा कि R आएगा, हमें चेक करना है। तो Q आएगा या R आएगा, बट देयर इज ओनली वन थिंग which happened at a particular time and a separate at a particular place। तो happen यहाँ पे भी आ रहा है, happen यहाँ पे भी आ रहा है और happen यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं R को कि R क्या कह रहा है। R ये रहा, एंड देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स विच डिडंट हैपन एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस। तो अब आप कहोगे मैडम हैपन तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो फिर ये हम मैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं कि हैपन यहाँ पे आया हुआ है। इसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करते हैं। अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपेंड विच डिडंट हैपन एंड देयर आर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स विच डिडंट हैपन एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो R को एलिमिनेट करेंगे, Q को कहेंगे। बट देयर इज ओनली एवर वन थिंग, केवल एक चीज है विच हैपेंड, जो होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय पर, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और एक किसी विशेष जगह पर। ठीक है, किसी विशेष समय पर और विशेष जगह पर। तो S और Q की पेयरिंग होगी। अब हमें P या R में से कोई चाहिए, या तो P होगा या R होगा। वैसे ये काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम और प्लेस की यहाँ बात हो रही है और पर्टिकुलर टाइम और प्लेस की यहाँ बात हो रही है, तो ये दोनों हम आपस में क्या बना रहे हैं, Q बना रहे हैं, एक दूसरे के लिए लिंक का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं Q जो है तुरंत R को कनेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम और प्लेस के बारे में बात हुआ और उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है, एंड देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स विच डिडंट हैपन एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये P आ रहा है इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, बचता है हमारे पास R। तो आंसर मिल गया R। उसके बाद P, एंड इफ आई थिंक अबाउट समथिंग विच डिडंट हैपन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स विच डिडंट हैपन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? D हो जाएगा। D विल बी राइट। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसका मीनिंग करके, सेंस। देखो क्या कह रहा है, A lie is when you say something। झूठ क्या होता है? जब आप कुछ बोलते, जब आप कुछ कहते हैं something happened, कुछ होने के बाद, which didn't happen, जो कुछ हुआ ही नहीं था, जब कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। बट देयर इज ओनली एवर वन थिंग, लेकिन फिर भी वहां पर केवल एक चीज होती है, विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक विशेष समय पे होती है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और एक विशेष जगह पर होती है। एंड देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स, और देखा जाए तो तमाम सारी अनंत चीजें ऐसी हैं विच डिडंट हैपन एट दैट टाइम, उस टाइम पे नहीं हुई, एंड दैट प्लेस, और उस जगह पे नहीं हुई। एंड इफ आई थिंक, यदि मैं सोचता हूं, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, विच डिडंट हैपन, जो हुई नहीं है, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, मैं उसके बारे में सोचने लगता हूं, ऑल द अदर थिंग्स विच डिडंट हैपन, जो नहीं हो सकती हैं। सो इट्स कंप्लीटली पजल्ड। चलो आंसर हो गया डी। वेग, इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका वेग। कॉल आ रही है काफी टाइम से, आई हैव टू चेक। जब तक आप लोग आंसर करो, चलिए। तो वेग का हमें एंटोनिम बताना है ना। वेग का हमें एंटोनिम बताना है, और ये वर्ड मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में कराया है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि तमाम सारे एग्जाम में कई बार ये आया है। तो VAGUE, वेग का मतलब होता है एक तरीके से अस्पष्ट। ठीक है, क्या होता है? एक तरीके से अस्पष्ट, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? ऑब्सक्योर कह सकते हैं, एम्बिगियस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है द्विअर्थी, है ना, जिसके एक से अधिक मीनिंग हो, जहां पर आपको चीजें क्लियर ना हो, डबल मीनिंग टाइप लगे आपको। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है, हैजी, एक्चुअल, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सटीक, सटीक, है ना। और इसका मतलब क्या था? अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का क्या हो जाएगा? स्पष्ट। ठीक है, कॉल बस एक सेकेंड रुक जाओ। ओके चलो आप लोग आंसर करो, बस कुछ एक काम है मेरे पास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एग्जाम में काफी ज्यादा आए थे।
चलो क्वेश्चन करते हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी माई एंजल सेड हर मदर। तो ये आपके पास है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एग्जाम में जो आता है ना, इतना बना हुआ आपको मिलता है STET में, इतना यहाँ तक। उसके बाद ऑप्शंस आपके हो सकता है यहाँ से शुरू हो, या ये भी हो सकता है कि ऑप्शन यहाँ से शुरू हो, पूरा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इस टाइप का आया था। बट ये फॉर्मेट हमारा पहले से चला आ रहा है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी माई एंजल सेड हर मदर। देखो, जब कभी भी आपको एड्रेसिंग वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया जाता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका सेंस जो आएगा वो क्या आएगा, इसका सेंस आएगा हर मदर सैड टू हर एंजल, मतलब उसने अपनी एंजल से कहा, तो ये सेंस आएगा। तो सैड का सेंस नहीं होता, ये सैड टू का सेंस होता है, कहने का अर्थ ये है। तो अगर कहीं पर एग्जाम में सपोज या आस्क की जगह आपको सैड ही दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही थी हेल्पिंग वर्ब से हो रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इफ या वेदर की, और आपने आस्क का यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। अब टेंस आपको दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो आंसर बनेगा, अच्छा दोनों एक जैसे हो गए क्या, नहीं, यहां पर हमारे पास क्या है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका सी। आंसर क्या बनेगा आपका, सी यहां पे सही आंसर बनेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। ब्रिंग मी माई स्पेक्टिकल सैड ग्रैंडफादर टू मी। दादाजी ने मुझे कहा कि मेरे नज़र के चश्मे मुझे दे दो। तो देखो ब्रिंग से शुरू हो रहा है, तो ब्रिंग क्या है, वर्ब है। जब भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो ये बन जाता है इंपैरेटिव, और इंपैरेटिव सेंटेंस को हम किससे कनेक्ट करते हैं पता है ना सभी को, इंपैरेटिव सेंटेंस को हम टू की सहायता से कनेक्ट करते हैं। तो अब आपको इसको बनाना है, इसका आंसर फटाफट से ट्राई करें, क्या बनेगा इसका सही आंसर, क्या बनेगा इसका सही आंसर। देखो सबसे पहले हम ग्रैंड फादर को लेके आएंगे शुरुआत में। तो ग्रैंड फादर ने कहा कि मेरे जो नज़र के चश्मे हैं मुझे लौटा दो, तो ऑर्डर इन्होंने किया होगा, ऑर्डर इन्होंने किया होगा। अब देखो यहाँ माई सेल्फ का यूज़ किया है विच इज़ रॉन्ग, और यहाँ देखो एंड लगा दिया, टू का यूज़ नहीं हो रहा है तो ये भी हो जाता है गलत, और यहाँ पे हैव लगा दिया है तो ये भी हो जाता है गलत। हमें डायरेक्ट टू के साथ V1 को कनेक्ट करना है और माई को कन्वर्ट कर देंगे हिज स्पेक्टिकल्स में। वंस अगेन सी विल बी राइट, वंस अगेन सी विल बी राइट। रैक का एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैक, रैक का एंटोनिम आपको बताना है, ट्राई करो। रैक का उल्टा आपको बताना है। अब देखो यहाँ से ये जो शब्द है ना, अक्सर जो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अक्सर शिप के लिए या ट्रेन के लिए या किसी भी या प्लेन के लिए भी यूज किया जाता है।
एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं मलवा। मलवा जो होता है वो कैसा होता है, खराब नष्ट सामग्री जो होती है उसको हम रैक कहते हैं। तो उल्टा क्या होगा, बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना होता है, रैक का मतलब ध्वस्त नष्ट, एक तरीके से ये इसका सेंस आता है। तो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा डी। अब एडवांस मतलब आगे, सरफीट बढ़ने के सेंस में होता है, ट्रम्फ का मतलब विजय होता है। नेक्स्ट, एक मैंने आपको बना के दिखाया था पैराजम्बल, एक आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बन गया सभी का आंसर। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व। अगर आप इसको इस तरीके से PQRS तक पढ़ोगे तो ऐसे 10 बार आप पढ़ लोगे। ट्रिक वही होती है, ऑप्शन की सहायता से आप हम इसको एलिमिनेट करते हैं। जैसे QPS दिया है तो या तो सेंटेंस की शुरुआत Q से होगी या P से होगी या S से होगी। अब आप देखो कि इसमें हमें क्या नहीं देखना पड़ेगा, R को हमें नहीं देखना पड़ेगा, QPS से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स चेक कि किससे यहाँ पे शुरुआत होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले P को देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व। ओके, हो सकता है सेंटेंस का शुरुआत तो Q को पढ़ लेते हैं। Independence of food and labor market is important for the development process। लग ऐसा रहा है कि इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर भी हुई है, इंटरडिपेंडेंस और यहाँ पर भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, है ना, बट वी हैव टू थिंक स्टिल। Next, an upward shift in the food supply curve would simultaneously result in an upward shift in the labor demand curve। तो S तो सेंटेंस को शुरू नहीं करेगा, तो सबसे पहले S ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। अब Q और P में से कोई एक होगा, तो हमें जो यहाँ से इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट लग रहा है, इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में शुरू में ही कुछ जानकारी दे देना। तो ये जो है शुरू में प्रॉपर जानकारी दे रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि फूड एंड लेबर, द इंडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट, फूड और लेबर मार्केट की जो स्वतंत्रता है इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रगति के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस, तो मैग्नीट्यूड बता रहा है इंटरडिपेंडेंस का, जबकि ये आपको एक इंट्रोड्यूसिंग लाइन इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो P यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, Q हमारे पास बचता है, तो P यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास Q दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। अब Q के बाद हमें मिलेगा या तो S या P, Q के बाद हमें मिलेगा या तो S या P, दोनों में से कोई भी कनेक्ट हो सकते हैं। Similarly, an upward shift in the food supply curve shift up and food demand curve, मतलब ये कह रहा है जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, फूड एंड लेबर मार्केट का इंडिपेंडेंस महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से an upward shift in the food supply and curve shift up the food demand curve। तो यहाँ पे R जो है आपका, R जो है यहाँ पे किसी और चीज को कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली किसको कनेक्ट करेगा, या तो ये P को कनेक्ट करेगा या ये एन अपवर्ड शिफ्ट को यहाँ से कनेक्ट कर सकता है, एक दूसरे में यही कनेक्शन बन रहा है। S को यहाँ से पढ़ के देखेंगे तो S को पढ़ लेते हैं। S क्या कह रहा है, एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व वुड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे S जो है इसका सही मैच है ना। सर 1 घंटे और चले, 1 घंटे और है। ठीक है,
तो ये जो मैच कर रहा है आपका Q एंड S, Q और S मैच कर रहा है, Q एंड P। यहाँ पे Q जो है इस P को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, Q जो एक्सप्लेन कर पा रहा है वो S को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर भी बात हुई है कर्व वुड साइमल्टेनियसली रिजल्ट इन एन अपवर्ड शिफ्ट इन द लेबर डिमांड। देखो, और वैसे भी अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ये देखो, यहाँ पे बात हो रही है अपवर्ड शिफ्ट की, यहाँ पे भी बात हो रही है अपवर्ड शिफ्ट की, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे S मिला हुआ है और R मिला हुआ है ना, तो S और R ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसके बाद अगर हम P को देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंस ऑन द फूड सप्लाई, तो यहाँ पर भी फूड सप्लाई की बात हो रही है, तो ये भी कनेक्ट करेगा। यानी कि हमें चाहिए Q के बाद S, S के बाद P एंड P के बाद R, तो मैच हो जाएगा आपका QSPR। नेक्स्ट वर्ड है वैलिएंट। वैलिएंट का स्नोनेम आपको बताना है, वैलिएंट का स्नोनेम आपको यहां से बताना है। वैसे ये वर्ड अभी आया है एग्जाम में, सिविल कोड के एग्जाम में ये आया है, पहले भी कई बार आया है वैलिएंट वर्ड, तो पहले भी इंपॉर्टेंट बताया था। तो वैलिएंट का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, वैलिएंट का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिएंट? वैलिएंट का मीनिंग आपको बताना है। तो वैलिएंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से निडर, या हम इसको क्या कह सकते हैं, बहादुर। बहादुर, या हम इसको क्या कहेंगे, निडर कहेंगे। ओके, तो रिपल्सिव एलिमिनेट हो जाएगा, चीयरफुल एलिमिनेट हो जाएगा, क्वेरलसम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, है ना। करेजियस का मतलब होता है वैलिएंट। नेक्स्ट वियरी, वियरी भी इंपॉर्टेंट, अच्छा उल्टा पूछा था, स्नोनेम ही था ना, ठीक है स्नोनेम था। वियरी, वियरी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका आपको एंटोनेम बताना है, ट्राई करें आंसर देने का। व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ वियरी? व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ वियरी? देखिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस ये सोच के भी आप लोग प्रैक्टिस करें कि हम बीपीएससी का भी साथ में बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट कि बीपीएससी का जब आप एग्जाम दो TRE 3.0 तो आपको एकदम से बर्डन ना लगे, है ना, एकदम से ऐसा वजन ना लगे कि यार अब कैसे तैयारी होगी। यहाँ पर इतना अच्छा प्रिपरेशन करना है कि वो आपको बीपीएससी में भी हेल्प करे, सो दैट कि आप लिटरेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओ बीपीएससी में। तो वियरी का मतलब क्या होता है? वियरी का मतलब होता है एक तरीके से उबाऊ। उबाऊ को इंग्लिश में और हम क्या कहते हैं, बोरिंग, या हम इसको क्या कहते हैं, डल। बट आपको तो ऑपोजिट बताना है। टायरसम का मतलब होता है क्या, थकाऊ। हाँ हाँ ठीक है। टायरसम, टायरसम का मतलब क्या होता है, थकाऊ। ओके, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। यूज्ड का मतलब होता है प्रयोग, और टॉन का मतलब होता है फाड़ा हुआ। टॉन जैसे हम किसको फाड़ देते हैं, अखबार को, तो वो होता है फाड़ना। ओके, आंसर हो जाएगा क्या इसका, बी, एनर्जेटिक। नेक्स्ट वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट? What is the antonym of vibrant? वाइब्रेंट का आपको एंटोनिम बताना है। तो वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट का मतलब एकदम होता है जोशीला। इसको आप क्या कह सकते हो, जोशीला या एनर्जेटिक, ये तो इसके स्नोनेम है। या एंथुजियास्टिक भी कह सकते हो। एंथुजियास्टिक का मतलब भी जोश से भरा हुआ। काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है। फियर्स, डरावना होता है। लिथार्जिक का मतलब होता है एक तरीके से आलसी, वही वियरीसम, आलसी, उबाऊ, बोरिंग। आंसर क्या हो जाएगा, लिथार्जिक इसका सही एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट, VIGOR, वाइगर, इसका मतलब बताना है।
इसका आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वाइगर? अपैथी, एजिलिटी, पार्शियल, हेस्टी। चलो चेक करें आंसर क्या होगा। तो VIGOR इसका मतलब भी क्या होता है? उत्साह से भरा, उत्साह से भरा या उत्तेजक। उत्तेजक मतलब वही अभी जो हमने कराया था, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, है ना। तो ये हो जाता है, मतलब जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, उत्साह से भरा हुआ है, उसको हम वाइगर कहते हैं। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता का मतलब होता है एक तरीके से जिसको कोई फर्क ही ना पड़े, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, स्टॉइक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज से, तो उसको हम कहते हैं उदासीनता। तो यही इसका क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। हेस्टी का मतलब जल्दबाजी होता है, पार्शियल का मतलब आंशिक होता है, एजिलिटी क्या होती है? कमेंट मी। WANE वेन, वेन का एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेन? WANE। बन गया। WANE वेन, वेन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, कम हो जाना, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। कर्टेल का मतलब भी कम करना होता है ना। कर्टेल या रिड्यूस दोनों का मतलब क्या होता है? कम करना। रफ का मतलब होता है खुरदरा, ऑफेंसिव बेकार। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, कम करना और बढ़ाना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब भी कम करना होता है, डिक्रीज का मतलब कम करना होता है, और एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हमसे पूछा है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या बनेगा? एनलार्ज। एनलार्ज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, और लार्ज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यील्ड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। यील्ड, इसका सिनोनिम आपको बताना है, और कई एग्जाम्स में आया हुआ भी है। बन गया। चलो जानते हैं इसका क्या अर्थ बनेगा। ये स्पेलिंग शायद इनकरेक्ट हो गई है, रैकलेस होगा। रैकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह, जिसको हम क्या कहते हैं? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है ना। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? गलत, है ना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड के दो अर्थ होते हैं। एक का मतलब होता है किसी की बात को मान लेना, बात को मान लेना। जब आप किसी की बात को मान लेते हो तो आप किसी के आगे झुक गए, मतलब मान लिए बात को तो आप झुक गए। तो एक तो ये होता है यील्ड का मतलब। दूसरा होता है यील्ड का अर्थ उपज। क्या होता है? उपज। तो उपज से अर्थ क्या निकलेगा? उपज होना, उपजाऊ होना।
तो यहां पर अब हमें देखना है कि कौन सा इसका अर्थ सही बैठ रहा है। यील्ड का सही सिनोनिम क्या बैठ रहा है? तो प्रोड्यूस का मतलब भी क्या होता है? उत्पन्न। और यील्ड का मतलब भी क्या हो रहा है? उत्पन्न, है ना। और तो आंसर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेट। वाइब्रेट का एंटोनिम बताना है। बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेट? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेट? ये तो सबको पता होगा, सबके फोन में रहता है। तो लगभग हमारा 1 घंटा पूर्ण हो चुका है और ये क्लास आपको डेली 7 बजे इसी प्रकार से मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं, ये क्लास डेली 7 बजे होती है। बिहार STT इंग्लिश स्पेशल क्लास है और ये क्लास डेली आपको यूट्यूब पर शाम को 7 बजे मिलेगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड बैच, अगर आप पेड बैच पढ़ना चाहते हो, चाहते हैं कि यस आपका 100% सिलेक्शन हो, तो आप मेरे पेड बैच में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जनक। कोड आप यूज़ करेंगे बाई 515, जिसपे आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यस यू कैन ऑल्सो परचेज महापैक, जिसमें आपको BPSC TRE 3.0 भी मिल जाएगा और आने वाले 2 साल तक आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो महापैक ज़्यादा बेस्ट होता है, वो परचेज कर लीजिए, या आप बैच भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं जिसमें केवल आपको इंडिविजुअल STT ही मिलेगा। अगर आप दोनों पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है महापैक, जो आपको अराउंड 2700 पड़ेगा, जबकि इंडिविजुअल बैच आपको 1800 पड़ेगा ईच, है ना। तो ठीक है, आप बाकी चॉइस आपकी है। बैच को लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया गया है बैच, वहां से आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट का मतलब होता है दोलन करना। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स 9th क्लास में एक जी की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, जी की वैल्यू, और वहां पर एक क्या होता है, उत्तोलक बोलते हैं शायद इसको, और यहाँ से हम इसके दोलन काउंट करते हैं कि यहाँ तक जाने में, यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है, फिर हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से वो 9.8 आता है। तो दोलन का मतलब होता है हिलना, एक तरीके से, है ना। चलो तो देखते हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है कपकपाना। क्विवर का मतलब भी सेम ही होता है। ह्यूमेन का मतलब मानवता होती है। फर्म का मतलब क्या होता है? कठोर, एक जगह। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिड। वैलिड का एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वैलिड? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वैलिड? ये तो सिंपल है। चलिए, तो सभी जानते हैं वैलिड का मतलब क्या होता है। वैलिड का मतलब होता है वैध है, जो कैसा है? वैध है ना। गलत होगी क्या हिंदी की स्पेलिंग? गलत हो गई। वैद्य का मतलब होता है, ध होगा, धा ना, अरे पता नहीं क्या वध लिख गया यार, मेरी हिंदी खराब है। वैद्य, ध। तो वैलिड का मतलब होता है वैध। वैध का मतलब होता है लीगल, एक तरीके से। लॉजिकल, तार्किक होता है। फेक का मतलब होता है जाली। जाली को हम और क्या कहते हैं? काउंटर फीट। काउंटर फीट भी हम इसको कह देते हैं, या इसको कई बार फॉगरी भी बोल देते हैं। इसका मतलब भी नकली होता है। ये जो होता है ना, कई बार नकली हस्ताक्षर कर देते हैं लोग, है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड। ये वाला जो यूज किया जाता है, ये नोटों के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। ये किसी के लिए, पर्सन के लिए भी किया जा सकता है। तो वैकेंट का मतलब खाली होता है। स्टिफ का मतलब क्या होता है? कठोरपन, कठोर कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फेक। वैलिड, वैध, फेक, नकली। WARY, वेरी का एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेरी? WARY, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेरी? WARY।
चलो, तो हम क्या बोले, आपको याद करो, चेरी खाते वक्त हमें वेरी रहना चाहिए। चेरी खाते वक्त हमें वेरी रहना चाहिए। आई थिंक बिहार में चेरी बहुत ज़्यादा मिलता है ना, शायद, हाँ बिहार में चेरी है, नहीं लीची है वो तो। चेरी खाते वक्त हमें वेरी रहना चाहिए। वेरी का मतलब क्या होता है, सावधान। वेरी का मतलब क्या होता है, सावधान, सतर्क, क्योंकि कीड़े निकल आते हैं ना, तो वेरी का मतलब होता है सावधान या सतर्क। तो वेरी का मतलब होता है सावधान। केयरलेस होता है लापरवाह। लापरवाह को क्या बताया था इंग्लिश में, रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह। एरोगेंट, घमंडी। जूशी, आउट। केयरफुल सही बनेगा, है ना, नहीं उल्टा पूछा है ना हमसे, तो उल्टा पूछा है तो केयरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्म। वॉर्म का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वॉर्म? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वॉर्म? ट्राई करें। चलो, वॉर्म का सिनोनिम बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ? तो इसका मतलब होता है प्रयोग किया गया, ठीक है, यूज कह सकते हैं। वैसे इसका एक अर्थ और भी होता है, विच इज कीड़ा, है ना, जैसे सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा, है ना, और भी होते हैं, जैसे केंचुआ भी होता है। तो अभी हमें दो अर्थ है इसके, तो दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यूज्ड। नेक्स्ट, जेनिथ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जेनिथ। बताइए जेनिथ का सिनोनिम क्या बनेगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनिथ? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनिथ? अब कितने सारे शब्द तो यहीं से बता दिया, है ना, जैसे बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। वाइब्रेंट क्या होता है, उत्तेजक। कंफर्ट क्या होता है, आराम होता है। एपेक्स का मतलब होता है इसको हम कह सकते हैं एक फाइनल पॉइंट, यानी कि शीर्ष बिंदु, इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु, है ना। क्लाइमेक्स इसको आप कह सकते हो, तो टॉप मोस्ट भी कह सकते हो। जैसे कि ये क्या है, एपेक्स है, टॉप मोस्ट। जेनिथ यानी कि आप सबसे अपने अच्छे फेज में हो, टॉप मोस्ट में। और इसी का अगर उल्टा पूछा जाए तो उल्टा क्या होता है, नाडिर, मतलब लोएस्ट पॉइंट। आपका जो लाइफ का फेज चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा हो, बहुत ज्यादा बद से बदतर हालत हो तो नाडिर, बहुत अच्छा चल रहा है एपेक्स, जेनिथ, है ना, हाईएस्ट कह सकते हैं। तो हमसे सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एपेक्स। वाइल्ड। वाइल्ड का सिनोनिम हमें बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वाइल्ड? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वाइल्ड? वल्गर, सैवेज, काम, इमोरल। चलो, तो वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, या आप इसको असभ्य भी कह सकते हो, है ना, असभ्य भी कह सकते हो। वल्गर का मतलब जो होता है वो अश्लील होता है। अश्लील को हम इनडिसेंट कहते हैं। इनडिसेंट का मतलब होता है अश्लील। सैवेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूर और हिंसक टाइप का, है ना। काम का मतलब शांत होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा, सैवेज। सैवेज। नेक्स्ट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहां तक जो आपने पढ़े थे कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स थे, अब यहां से जो शुरू हो रहे हैं वन वर्ड शुरू हो रहे हैं, ओके। तो आपको बताना है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या होता है, जाली कागजात बनवा लेते हैं लोग, जाली 10th की मार्कशीट नकली बनवा ली, 12th की मार्कशीट नकली बनवा ली और नौकरी ले ली।
पढ़ाई कर करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉपीइंग, लैमिनेटिंग, जीरोक्सिंग या फॉगरी। अभी अभी बताया था मैंने आपको कि जो जाली काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोट के लिए स्पेशली काउंटरफीट यूज करते हैं। जैसे कोई करेंसी है, 2000 का नकली नोट बना के रख दिए, 500 के नकली नोट बना के रख दिए, तो वो काउंटरफीट करेंसी कहलाएगी, जाली। लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, सिग्नेचर की, डॉक्यूमेंट्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉगरी। ठीक है, ये भी नकली होता है। जीरोक्स का मतलब कॉपी होता है, लेमिनेटिंग आप जानते हैं पॉलिथीन टाइप चढ़ा देते हैं, कॉपिंग और जीरोक्सिंग का मतलब एक ही है, फोटो स्टेट जिसे हम कहते हैं। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो, WOE, वो का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वो? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये अब तक का ना, और भी आए लेकिन ये भी काफी सिंपल है। वो का मतलब क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा जो खत्म ही नहीं होती। ग्लूम का मतलब भी क्या होता है, दुख। मोक मतलब हंसना। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है निडर, फ्रैंक। ट्राइवल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा। मॉक, एलिमिनेट। आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूम। ग्लूम इसका सही सिनोनिम बनेगा। कई बार एग्जाम में ट्राइवल वर्ड भी आ जाता है। ट्राइवल का मतलब होता है छोटा, लिटिल, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नेक्स्ट, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, इंपॉर्टेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रियाकलापों पे पछतावा व्यक्त कर रहा है। अटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। वन सिंस का मतलब है अपने पापों की प्रायश्चित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहेंगे, पापों का प्रायश्चित करने को हम क्या कहते हैं। मिल गया, चलो तो जानते हैं मीनिंग क्या होता है सभी का। देखिए, सबसे पहला वर्ड है एक्सपिएट, तो वही है पुराने जो आपने पाप वाप कर दिए उसका आपको क्या है, पछतावा है। तो ये अपने जो आपने गलत काम किए उसका जब आप पछतावा करते हैं तो उसको एक्सपिएट कहते हैं। रिनोंस का मतलब होता है पद का त्याग करना, पद का त्याग करना। जैसे भगवान बुद्ध ने अपना पद का त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था, छोड़ना। रिमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से छोड़ना ही, इसको इसका भी जो सेंस यूज किया जाएगा छोड़ना या विरोध करना कह सकते हो। विरोध करना इसके लिए ज्यादा सही शब्द बनेगा, विरोध करना। ठीक है, विरोध करना इसके लिए ज्यादा सही शब्द बनेगा। ठीक है, विरोध करना। ठीक, तो आंसर हमारे पास आ जाता है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना। इसको ईडियम में कहते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, पापों का प्रायश्चित करना। प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर, आई वॉन्ट टू लुक एट द हिल्स। आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है, आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। बन गया। अब देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लुरल फॉर्म में रहते हैं। उनमें से एक है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर क्या होता है, एक प्रकार का दूरबीन होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में हमेशा क्या लगाया जाएगा, एस। विदाउट एस आपको इसको यूज नहीं करना, बिकॉज ये पेयर में होता है ना। बाइनोकुलर इस प्रकार का क्या होता है, एक दूरबीन सा होता है ना, जिसकी सहायता से आप काफी डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूरबीन टाइप सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोकुलर कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एस। ऐसे ही सीजर्स, सीजर्स में भी एस लगाना पड़ता है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में भी एस लगाना पड़ता है। टोंग्स, टोंग्स में भी एस लगाना पड़ता है। ये नाउन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, तो बी पार्ट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज नोन एज। बन गया। तो ऐसा व्यक्ति हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने कानून को क्या कर दिया हो, कानून से परे है, मतलब जो कानून को नहीं मानता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटलॉ, अवैध है। जिसने कानून का प्रोटेक्शन ही छोड़ रखा है तो गैर कानूनन हो गया। कॉमिटिंग मर्डर इन अ रिवेंज, यानी कि आपने बदले की भावना से क्या की, हत्या की, उसको हम क्या कहते हैं, बदले की भावना से हत्या कहने को हम क्या कहते हैं, बदले की भावना से हत्या करने को हम क्या कहते हैं। चलो तो जानने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं। ये जो होता है मैसेकेयर, इसका मतलब होता है नरसंहार, हम कह सकते हैं, मतलब बिना किसी गलती के बेवजह आपने बड़ी भीड़ को खत्म कर दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो मैसेकेयर का उदाहरण है। तो कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, आपने बदले की भावना से रिवेंज लिया, ये होता है खानदानी वैर। तो खानदानी वैर जो होती है, रंजिश जो होती है, वो बदले की भावना से होती है, उसको वेनेटा कहते हैं। होमिसाइड एलिमिनेट हो जाएगा, रेजिसाइड राजा की हत्या होती है, आंसर हो जाएगा वेंडेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्नॉक्सियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको इसका स्नोनेम बताना है। व्हाट इज द स्नोनेम ऑफ ऑब्नॉक्सियस? What is the synonym of obnoxious? चलो जाने याद करें। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ऑब्नॉक्शियस। कैसे याद रखोगे, ट्रिक भी बता दे, कभी कभी कोई कोई वर्ड का लग जाता है ट्रिक। अब नोक झोंक, अब नोक झोंक मत करो, ये बहुत ज्यादा घिनौना है। अब नोक झोंक मत करो, यह बहुत ज्यादा कैसा है, घिनौना है। तो घिनौने को हम क्या कहते हैं, डिस्गस्ट कहते हैं। तो अब नोकझोंक मत करो, ये बहुत ज्यादा कैसा है, डिस्गस्टिंग है। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग या नोकझोंक, बहुत ज्यादा बेकार। तो डिप्रेसिंग का मतलब होता है तनाव में चले जाना, डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, फिल्दी का मतलब होता है गंदगी, तली में जमी हुई जो गंदगी होती है उसको फिल्दी कहते हैं, गंदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, घिनौना। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सडनली स्टॉप्ड व्हेन दे सॉ ग्रैंडपा कमिंग इन। आपको बताना है क्या बनेगा यहां पर सही आंसर।
और ये जो सेंटेंस है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो सब जगह वर्ड एक ही दिया है आर। इसका मतलब ये है कि आपको वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है। अब आपको ये देखना है कि वर्ब का यहाँ कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इनफाइनाइट, जीरंड, पार्टिसिपल, क्या आना चाहिए। तो हमें पता है कि स्टॉप के बाद जो यूज किया जाता है वो जिरंड यूज किया जाता है। स्टॉप के बाद, लव के बाद जनरली जिरंड का ही हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई लव टीचिंग, आई लव वॉलीबॉल, आई लव बास्केटबॉल, तो ये तो नेम हो गए। लेकिन जब आप एक वर्ब की सहायता से बताते हैं, आई लव टीचिंग, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप डांसिंग, तो स्टॉप के साथ जनरली आईएनजी फॉर्म आता है। तो वेरी सिंपल आंसर शुड बी सी, द चिल्ड्रन सडनली स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग, बच्चों ने अचानक से बहस करना बंद कर दिया। व्हेन दे सॉ ग्रैंडपा कमिंग इन, जब उन्होंने देखा दादाजी आ रहे हैं। इंट्रेपिड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही काउंट होगा, आया भी है इस बार आपके बिहार के एग्जाम्स में। तो इंट्रेपिड का स्नोनेम आपको बताना है। व्हाट इज द स्नोनेम ऑफ इंट्रेपिड? एम्बिशियस, डिटरमाइंड, टॉकेटिव या फियरलेस? चलो चेक करें। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? इंट्रेपिड का मतलब होता है एक तरीके से निडर, निडर, ठीक है। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय, टॉकेटिव बातूनी, फियरलेस निडर। फियरलेस क्या होता है? निडर। टॉकेटिव एग्जाम में आ जाता है। टॉकेटिव को और क्या कह सकते हैं आप? बर्वर्स भी कह सकते हैं, आप इसको लोकेशियस भी कह सकते हैं, है ना, टॉकेटिव को। इसका उल्टा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उल्टा क्या होता है? रेटिसेंट होता है। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति। ओके, तो आंसर हमें बताना है, तो आंसर क्या होगा? फियरलेस। कोवेनेंट, कोवेनेंट का स्नोनेम आपको बताना है। व्हाट इज द स्नोनेम ऑफ कोवेनेंट? What is the synonym of covenant? चलो याद कराएं, हो सकता है आपको ये ही याद हो जाए। जैसे अभी मैंने एक शब्द याद करा है, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब याद हो गया होगा मन में, झगड़ालू, झगड़ालू, या फिर आप कह सकते हो घिनौना, कि अब नॉक झोंक नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा घिनौना है, डिस्गस्टिंग है। तो याद हो गया ऑब्नॉक्शियस, डिस्गस्टिंग होता है। ऐसे कोवेनेंट को कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, कोवे ने आंट के साथ बॉन्ड बनाया, आंट के साथ एक बॉन्ड साइन किया, आंट के साथ एक बॉन्ड साइन किया कि आज से तुम मुझे नजर नहीं आनी, वट एवर, सिंपल। कोवे ने आंट के साथ एक बॉन्ड साइन किया, यानी कि बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। केस आउट, कूपन आउट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। तो सेटलमेंट, एलिमिनेट, मुझे लगता है अब इस वर्ड को नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बॉन्ड, या इसको और क्या कह सकते हैं हिंदी में? प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र भी आप इसको कह सकते हो, कोवेनेंट, कॉन्ट्रैक्ट या प्रतिज्ञा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्ट्रेसाइज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्ट्रेसाइज? चलो, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब होता है एक तरीके से देश निकाला, आउस्ट भी इसको आप कह सकते हैं, है ना, एग्जाइल भी आप इसको कह सकते हैं।
बैन भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब किसी चीज पर रोक लगा देना, बहिष्कार कर देना। एम्यूज, एलिमिनेट, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या होगा? वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। एंड एंटरटेनमेंट, होस्ट, एलिमिनेट। होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना, ठीक है, आंसर हो जाता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रोगेट। एब्रोगेट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपका लेवल तो टीजीटी का ही है, तो ऐसे वर्ड भी हमें थोड़े से पता होने चाहिए। एब्रोगेट का आपको सिनोनिम बताना है, रिपील, डिस्ट्रॉय या डिसमिस। What is the synonym of abrogate? What is the synonym of abrogate? चलो देखें, अब्रोगेट को कैसे याद रख सकते हो? अब रो गेट, ऐसे मैंने लिख लिया, अब गेट पर मत रो, अब गेट पर मत रो, यह क्या करेगा? यह लोगों को आने जाने से रोकेगा। तो अब्रोगेट का मतलब होता है रोकना, एक तरीके से रोकना, और रोकने को हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक, किसी चीज पर रोक, जिसको आप रिपेल भी कह सकते हो, रिपेल। डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। डिले मतलब देरी करना। डिसमिस मतलब निरस्त कर देना, एक तरीके से। आंसर हो जाएगा इसका रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफरेंस। डेफरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है। डेफरेंस का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेफरेंस? DEFERENCE। डेफरेंस का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेफरेंस? ये कई बार एग्जाम में आया है, स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। DEFER से बना हुआ शब्द है, तो DEFER, डेफर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। जैसे बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार कभी आते हैं तो आप उनको जिस तरीके से सम्मान करते हैं उसको हम डेफर कहते हैं। आदर भाव करने को हम डेफर कहते हैं। आदर भाव करना, सम्मान करना, उसको हम डेफर कहते हैं। इंडिफरेंस का मतलब उदासीन होता है, और उदासीन को हम स्टॉइक कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रल। सिंपैथी सहानुभूति होती है। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी करना होता है, जिसको हम क्वैक्स भी कह देते हैं, और एग्जाम में आ भी जाता है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इसको केजोल, क्वैक्स या फ्लैटरी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, और डेफरेंस का मतलब भी क्या हो जाएगा? सम्मान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक इसका नॉटोरिटी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेइज्जती, अपमान या बदनाम। फैटर, फैटर का आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फैटर? FETTER। FETTER, फैटर का एंटोनिम आपको बताना है। वैसे नाउन में भी आपने वर्ड पढ़ा होगा फैटर। फैटर का मतलब होता है बेड़ियां। बेड़ियां का मतलब होता है जंजीरें, और जंजीरों का मतलब कैद है आप। बेड़ियां, जंजीरें, तो फैटर का मतलब होता है बेड़ियां या जंजीरें, जो दर्शाता है कैद होने को। रीस्टोर, पुनः इकट्ठा करना। लिबरेट का मतलब होता है आजाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी राइट। एंटोनिम पूछा था। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमोनियस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। What is the antonym of parsimonious? अभी आपको शुरू में एक इडियम कराई थी, सबसे पहली इडियम, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब था एक कंजूस व्यक्ति। ये भी वही होता है। पार्सिमोनियस का मतलब वही है जो अपने पर्स में से मनी को बिल्कुल ना निकाले।
पर्स में पैसा तो है लेकिन निकालने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको हम कहते हैं कंजूस व्यक्ति, स्टिंगी। बट उल्टा क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट, अत्यधिक खर्चीला, उड़ाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। तो ये इसका एंटोनिम बनेगा। ऑस्टेंटेशियस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है आडंबर करना, आडंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, एक्स्ट्रावेगेंट। हार्मोनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट में ही काउंट होगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मोनी? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मोनी? चलो, जब आप हारमोनियम बजाते हो तो बड़ा ताल मेल बनाते हैं वहां पे, वही ये मतलब भी होता है। हारमोनी का मतलब होता है ताल मेल बनाना, मतलब फैमिलियर होना, फ्रेंडली होना, कॉर्डियल होना। फ्रेंडली, कॉर्डियल, लवेबल भी कह सकते हो, ये हार्मोनी का अर्थ होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा कि आपके किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, मतलब लड़ाई है, झगड़ा है, संघर्ष है, विवाद है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइफ कहते हैं। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, संघर्ष, विवाद, इसको हम कहते हैं। मिस्चीफ, गंदी हरकत है। क्रूएलिटी, क्रूर। अनायंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज बार बार होना, चिड़चिड़ाने जैसा। आंसर हो जाता है इसका ए, स्ट्राइफ। नेक्स्ट है डेंस। डेंस का एंटोनिम बताना है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट में ही काउंट होगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डेंस? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डेंस? चलिए देखें, तो डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मतलब क्या होता है? घना। और आपको इसका उल्टा बताना है, आपको इसका उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? बिखरा, है ना। कोई चीज अगर पास पास है तो दूसरी तरफ क्या होगी? दूर दूर, बिखरा। और बिखरने को हम क्या कहते हैं? स्पार्स। स्कैर्स का मतलब कमी होता है। स्लिम का मतलब पतला होता है। लीन का मतलब भी पतला ही होता है, बहुत ज्यादा दुबला पतला। आंसर हो जाएगा स्पार्स। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है बिखरा बिखरा। जैसे कई लोगों के बाल बहुत बिखरे बिखरे से होते हैं, कई के बहुत ज्यादा घने होते हैं, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी। आप डेली मेरे साथ शाम को 7 बजे जुड़े, मंडे टू फ्राइडे, इसी क्लास में और इसी समय पर आपको जुड़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं बैच में, तो वो अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर दें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ऑल कोर्स पे जाएं, स्टेट एग्जाम पे जाएं, और स्टेट एग्जाम पे जाने के बाद आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे बिहार महापैक पे। आप बिहार महापैक को परचेज करें, जिसमें आपको बीपीएससी टीआरई 3.0, एस्टेट, बीएड, बीटीसी, ये सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या आपको यूज करना है, बाई 515 कोड। जैसे हम अप्लाई करेंगे इस पर मिल जाएगा डिस्काउंट, तो ये 2759 रुपए का पड़ेगा। और आपको इसमें यूज करना है कॉइन्स, और इसके बाद ये आपको पड़ेगा मात्र 2700 रुपए का। तो आप इस बैच को परचेज करें, और आप सभी से मुलाकात होगी मंडे को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।